बॉडी को मतलब यहाँ पे एक मान लो एक पर्टिकुलर मैंने ब्लॉक ले लिया, उस ब्लॉक को जब मैं फोर्स लगाती हूँ तो उस ब्लॉक में क्या चेंजेस आते हैं। ब्लॉक में चेंजेस का मतलब कि ब्लॉक की साइज चेंज होती है या ब्लॉक का शेप चेंज होता है, उसके बारे में हमें इलास्टिसिटी चैप्टर में देखना है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक को जब हम एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसमें हमें देखना है। तो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स आएंगे जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, ठीक है, तो उस वर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा। जब मैं वो वर्ड बोलूं तो तुम्हें पता होगा कि उसका मीनिंग ये है। सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन में मैंने क्या लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक कंप्रेस होगा। हम क्या बोलेंगे, इसकी जो है साइज हुई है, चेंज हुई। इसकी जो साइज है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। तो उसकी साइज चेंज हुई आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। द फोर्स which cause the change in the size or shape of the object is called as deforming force। उसे क्या बोला जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करती हूँ, रिमूव करती हूँ, एक्सटर्नल फोर्स को मैंने रिमूव करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप जो है वो क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। तो दैट्स अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसका साइज और शेप क्या हुआ, मान लो अभी फिलहाल के लिए हम साइज की बात कर रहे हैं, शेप चेंज नहीं हुआ है, हम इक्वल ऑल डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका क्या चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ। वो फोर्स रिमूव करने के बाद उसने अपना ओरिजिनल साइज जो है वो दोबारा रिगेन किया, रिस्टोर किया। दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। और ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, ओके, दैट इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स है इस ब्लॉक के, उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके कारण इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आती है। ओके, सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल इसमें अगर समझे, ठीक है, डिटेल में इसमें नहीं जाना है, बस बताती हूँ कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आती कहाँ से है। मान लो दो ही मॉलिक्यूल मैंने ले लिए यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, देखो जैसे इस तरीके से एक रॉड ले लिया, ओके, इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया, तो ये दो मॉलिक्यूल्स जो मैंने अज्यूम किए हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। एज सुन एज मैंने फोर्स रिमूव करने के बाद, जब मैंने फोर्स नहीं लगाया था तब ये मॉलिक्यूल्स कैसे थे, स्टेबल थे, ठीक है, ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है। पर जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, उनको अनस्टेबल कर दिया, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी, चेंज कर दी। अभी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हो गए। अभी मैंने क्या किया, फोर्स रिमूव किया। मॉलिक्यूल्स क्या चाहेंगे कि जो हमारी पहली ओरिजिनल स्टेट थी, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, अभी हमें स्टेबल होना है, हर कोई स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। यूनिवर्स का रूल ही है, क्या है, यूनिवर्स का रूल ही है कि हमें अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट पे रहना है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब रहती है, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए ओरिजिनल पोजीशन उनको क्या करनी है, रिगेन करनी है। तो उनके बीच में क्या है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स है, क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उनको अपनी तरफ खींचता है, और एज सुन एज फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपना ओरिजिनल साइज जो है वो क्या कर लेते हैं, रिगेन कर लेते हैं। इसका भी एक सर्टेन लिमिट है, सर्टेन लिमिट तक तो आप लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया,
और वो रिमूव किया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि परमानेंटली ही जो पार्टिकल से वो दूर हो जाए। तो ये जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इट इज डिपेंड अपॉन, ये जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है इज डिपेंड अपॉन मटेरियल टू मटेरियल। हर एक मटेरियल की क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अलग है। और कुछ वर्ड्स देखेंगे अभी हम लोग। अभी हमें देखना है, if the body regain its original shape and size after removal of the deforming force, it's called as elastic body and the property is called as elasticity. उसके बाद the word plasticity. Plasticity क्या होता है? If the body does not regain its original shape and size after removal of the deforming force, does not regain its original size and shape completely. मतलब एक बार मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो उसकी साइज और शेप परमानेंटली चेंज हो गई। रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, उसका ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन दोबारा नहीं हो रहा है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ओके, और दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। अभी एक्चुअली चैप्टर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो इलास्टिसिटी आप लोगों को समझ में आ गई। देखो याद कैसे रखो, डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी को लगा दिया। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो साइज और शेप क्या करता है, चेंज करता है, एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया। डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद अगर बॉडी अपना ओरिजिनल साइज शेप रिगेन कर रही है एग्जैक्टली जैसे पहले थी वैसे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। एंड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल, उनके कारण आती है। ओके जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा उतनी ही ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल क्या है रबर और दूसरा एग्जांपल क्या है स्टील का रॉड। रबर को मैंने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स मैंने स्टील रॉड को लगाया। रबर के केस में क्या हुआ, रबर खींचा खींचा गया, उसके बाद फोर्स रिमूव किया और दोबारा रबर जो है, रबर मतलब वो रबर बैंड इमेजिन करो, ठीक है, खींचा उसको रिमूव किया, दोबारा अपना जो ओरिजिनल साइज था उसने एग्जैक्टली रिगेन कर लिया। इतना भी नहीं खींचना है कि टूट जाए, ओके, बढ़ जाए, नॉर्मली डिसेंट अमाउंट ऑफ फोर्स उसको खींचना है। तो उसको रिमूव कर दिया तो ओरिजिनल साइज उसका दोबारा आ गया। वही फोर्स मैंने अभी किसको लगाया, स्टील रॉड को लगाया। वही फोर्स मैंने स्टील रॉड को लगाया तो उसने अपना शेप ही नहीं चेंज किया। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा है स्टील रॉड में। कैसे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी उसने अपना साइज जो है वो चेंज नहीं किया, उसने अपना साइज चेंज नहीं किया। इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। तुम रिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, उसको अपोज कौन करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। रॉड को फोर्स लगाने के बाद भी वो अपना शेप नहीं चेंज करा, इसका मतलब इस तरफ लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, ज्यादा। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन क्या है यहाँ पे रबर। इलास्टिक प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं होता है कि फोर्स लगाने के बाद खींच गया, फोर्स रिमूव कर दिया फिर दोबारा आ गया। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस में होती है कि उस बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाओ बट इट्स नॉट चेंजिंग शेप एंड साइज, दैट्स मटेरियल इज अ मोर इलास्टिक। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा,
रिजिड बॉडी का मतलब भी क्या होता है कि उसको तुम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो वो चेंज ही नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। ओके, तो इस तरीके से याद रखना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, अभी फॉर्मूलो फॉर्मूलेस की तरफ जाते हैं। चैप्टर पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये इम्पोर्टेंट है। चलो, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का कि इसमें हम क्या देखने वाले, जो वर्ड्स आने वाले उनके बारे में देखा। अभी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है, जो मैं बोल रही हूँ कि इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी हमने थियोरेटिकली तो बता दिया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो बताना पड़ेगा। द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मैथमेटिकल फॉर्मूला बताना पड़ेगा, कैलकुलेट करके बताना कि ठीक है कितना इलास्टिसिटी उसमें है। थियोरेटिकली हमें पता है, देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी हम बोल रहे बॉडी के, वो हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस एंड व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन। जब अभी सबसे पहले स्ट्रेस, ओके, जब बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, देन इट्स रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, उसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है, इंटरनल फोर्स को। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इक्वल टू, अभी इंटरनल फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओके, इंटरनल फोर्स जो है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो कौन सा, वी कंसीडर द रॉड, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, मान लो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स में जितनी ताकत थी उसने उतना उस फोर्स को क्या कर लिया, यहाँ पे डिफॉर्म कर लिया। हमें बोला गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉड है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसमें जितनी ताकत थी उसने उसको उतना खींचा, इस तरीके से। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके आगे जो है वो एक्सटेंशन जो है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मॉलिक्यूल्स जो है चेंज ही नहीं हो रहा उनका, उनके बीच का डिस्टेंस। तो इस डायरेक्शन में जितना, अगर वो चेंज ही नहीं हो रही उसकी पोजीशन, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। तो स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमें कौन कौन से स्ट्रेस अभी देखने हैं, अभी हम सबसे पहले स्ट्रेस के टाइप देखो, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और एरियल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस। ओके, सभी के लिए फॉर्मूले वही है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, एरियल स्ट्रेस, देखो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, लीनियर बॉडी के ऊपर फोर्स लगने के बाद अगर उसमें डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। उसमें भी दो टाइप है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में,
एक टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा क्या है यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक टेंसाइल स्ट्रेस है और दूसरा क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या कि फोर्स लगाने के बाद इलोंगेट होगी, और कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या कि फोर्स लगाने के बाद उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, वो क्या होगी, कम होगी। एरियल स्ट्रेस एरिया के ऊपर लग रहा है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है यहाँ पे देखो अभी। मान लो इस तरीके से एक स्पीयर है, उसको ऑल डायरेक्शन में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ क्या लगाया है, यहाँ पे फोर्स लगाया है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से कंप्रेस होगा। दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम चेंज हुआ है उसका। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस लगने के बाद उसका जो साइज है वो क्या होता है, चेंज होता है। ये जो तीनों है, लॉन्जिट्यूडनल, एरियल और वॉल्यूम, उनमें साइज चेंज होगा, और वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, शेप चेंज होता है। इन तीनों में जो फोर्स लग रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जिस सरफेस जो है बॉडी का, उसको कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो मान लो ये क्यूब है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इस तरीके से परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो उसका सिर्फ क्या चेंज होगा, साइज चेंज होगा। और शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस लगने के बाद उसका शेप चेंज होता है। शेप चेंज होता है मतलब हम फोर्स कैसे लगाते हैं, फोर्स हम लगाते हैं टेंजेंशियल टू दी सरफेस। टेंजेंशियल टू दी सरफेस किस तरीके से, डायग्राम से समझते हैं। मान लो इस तरीके से एक प्लेट है, यहाँ पे मैंने फिक्स करी उसको टेंजेंशियल टू दी सरफेस। टेंजेंशियल टू दी सरफेस बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पैरेलल टू दी सरफेस तरीके से फोर्स लगाया, तभी ये किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो एक्चुअली उसका क्या चेंज हुआ है, उसका शेप चेंज हुआ है, दैट इज द शेयर स्ट्रेस। तो याद रखते समय बस इतना याद रखो कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला बस एक ही है, फोर्स, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। पर इंटरनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरनल फोर्स इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। और इन तीनों में फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और शेयर स्ट्रेस में कैसे लगता है, टेंजेंशियल टू दी सरफेस, या फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे, पैरेलल टू दी सरफेस। अभी हमें क्या देखना है, स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हमने लगा दिया, तो उसके डायमेंशन तो चेंज हुए। डायमेंशन चेंज होना मतलब उसकी जो साइज है, मतलब एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ जो चेंज होगा, दैट इज द डायमेंशन। तो स्ट्रेन क्या है, हमने फोर्स लगाया, सबसे पहले फिर से रॉड को लेंगे, लेंथ, इसको मैंने एफ फोर्स लगाया एक्सटर्नल। इसमें क्या हुआ, इलोंगेशन, उसकी जो लेंथ है लेट से कितने से इंक्रीज हुई, डेल्टा एल। पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, अभी लेंथ कितनी है, एल प्लस डेल्टा एल। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन ऑन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण डायमेंशन चेंज होंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एरियल स्ट्रेस के कारण जो डायमेंशन चेंज होंगे उसे क्या बोला जाएगा, एरियल स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस के कारण रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेस के कारण जो प्रोड्यूस होगा वो क्या रहेगा, शेयर स्ट्रेन। कैलकुलेट करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, कंपैरिजन में याद रखो, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
बस देखना क्या है अभी, शेयरिंग स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। शेयरिंग स्ट्रेन में तो उसका शेप ही चेंज हो रहा है, उसकी साइज तो नहीं चेंज हो रही, सीधा शेप चेंज हो रहा है, तो उसमें कैसे स्ट्रेन निकालेंगे। ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, मान लो ये वाली साइड है, इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे L। इस तरीके से टेंजेंशियली मैंने फोर्स F लगाया, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है कितने से शिफ्ट हुई, इस तरीके से शेप है, लेट से x डिस्टेंस से ऊपर वाली लेयर क्या हुई, शिफ्ट हुई। नीचे वाला पार्ट तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। अगर मैं ये रेफरेंस मान लू, ये वाला रेफरेंस अगर मैं मान लू, तो ये वाली जो लेयर है रेड लाइन से, वो इस रेफरेंस के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे 0। जब x डिस्टेंस से शिफ्ट हुई, अभी कुछ एंगल बना रहा होगा, कितना, थीटा एंगल, दैट इज एंगल थीटा। तो ये जो लेयर है कितने से शिफ्ट हुई, थीटा एंगल से, मैं से बोल सकते हैं। तो थीटा निकालना तो हमारे लिए आसान है, देयर आर इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से हम निकाल सकते हैं कि ये लेयर कितने एंगल से शिफ्ट हुई है। दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयरिंग स्ट्रेन। एंगल निकालते हैं यहाँ पे एल, जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल उसकी लेंथ है, वो हमें पता है कितने से शिफ्ट हुआ, एक्स निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यहाँ पे एंगल निकालना है हमें, हमारे पास कौन सी साइड है, अपोजिट है और एडजेसेंट है। tan थीटा अपोजिट एक्स बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे एल। ये जो है वो बहुत कम एंगल से शिफ्ट होता है, तो इसलिए सिर्फ उसको हम tan थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो बस बाकी तीनों के लिए तो फॉर्मूला वही है डायमेंशन का। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेंथ के लिए तो चेंज इन लेंथ, एरियल के लिए तो एरियल स्ट्रेन, वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस के लिए भी फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। बस उसका स्ट्रेन निकालते समय ध्यान देना है तुम्हें कि जो लेयर है, कौन सी लेयर जिसको टेंजेंशियल फोर्स लगा है वो कितने से शिफ्ट हुई, एक्स। ठीक है, एक्स बाय क्या हो गया यहाँ पे एल। आगे बढ़ते हैं, हुक्स लॉ देखेंगे। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स नाम के साइंटिस्ट के ऊपर है, उसने एक्सपेरिमेंटली बताया है। ठीक है, ये जो भी डेटा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी वो एक्सपेरिमेंट से आया है। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या किया होगा, सिंपली एक रॉड लिया, उसको एक्सटेंड किया, मतलब उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तो उसके कारण कितना स्ट्रेन हुआ उसकी मार्किंग की है। उसने एक ग्राफ प्लॉट किया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। ठीक है, देर अभी तो बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस है, ठीक है, मशीन्स है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम क्या मानेंगे, रॉड है, एफ फोर्स लगाया, धीरे 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 हम फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर फोर्स इंक्रीज होते जाएगा तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस भी इंक्रीज होते जाएगा तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस है वो भी क्या होते जाएगा, स्ट्रेन स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा, उसके डायमेंशन भी उतने ही क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट जो है वायर के साथ हुक ने किया था, तो उसे क्या पता चला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, उसने एक स्टेटमेंट बताया, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन।
and that elastic limit is called as modulus of elasticity. The elastic limit is called as modulus of elasticity. वायर है, खींचते गए एक सर्टन लिमिट, कुछ नहीं, रीडिंग मार्क किए उसने कि इतना फोर्स है, उसके लिए इतना चेंज इन डायमेंशन, उतना फोर्स है उतना चेंज इन डायमेंशन, जितना फोर्स है उतना चेंज इन डायमेंशन। पॉइंट मार्क करने के बाद ग्राफ प्लॉट किया, एक सर्टन लिमिट तक, एक सर्टन फोर्स तक या फिर एक सर्टन स्ट्रेस तक हमें क्या दिखाई दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या हो रहा है वो हम इलास्टिसिटी कर्व में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ऐसे नहीं कि यही पे खत्म हो गया, अभी फिलहाल तो हमें बस इस ग्राफ को कहाँ तक याद रखना है आज के लेक्चर में कि स्ट्रेस बढ़ाते गए स्ट्रेन इंक्रीज हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पे स्ट्रेन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। क्या बोला जाता है, इलास्टिक लिमिट। अभी ये जो इलास्टिक लिमिट है हर मटेरियल के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ये किसके लिए देखा, मान लो मेरे पास एक स्टील की वायर है, उसके लिए ग्राफ मिला, हर एक मटेरियल का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। द पॉइंट up to which the stress is directly proportional to strain is called elastic limit. अभी हमें स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity, it is the ratio of stress to the strain, okay, stress to the strain। ये चैप्टर जो है आप लोगों का स्कूल में हो चुका होगा ना, आज तो हम बहुत सिंपल सिंपल ले रहे हैं, कल आते समय रिवाइज करके आना पूरा चैप्टर, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे। आज बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि ठीक है धीरे धीरे की ब्रेक के बाद सेशन है तुम लोगों का भी, इसलिए, पर कल आते समय करके आना अच्छे से। तो यहाँ पे मॉडुलस इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन क्या हो गया यहाँ पे स्ट्रेन। हमें 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने हैं, एक यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस और तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस इक्वल टू, यंग मॉडुलस इज गिवन बाय longitudinal stress to the longitudinal strain। बल्क मॉडुलस को डिनोट करेंगे इस तरीके से, सिंबल अलग अलग होते हैं, मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज कर रही हूँ, अलग बुक में अलग रहेगा, आप लोगों ने अलग यूज किया होगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज द वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज द बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, that is the shear stress to the shear strain, shear strain। ये फॉर्मूला देखो अभी, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एल इज ओरिजिनल लेंथ, ए इज एरिया, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा ए डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव लिखेंगे, क्यों नेगेटिव, क्यों, बिकॉज स्पीयर का एग्जांपल ले लो, स्पीयर को ऑल डायरेक्शन में मैंने इक्वल फोर्स लगाया तो वो कंप्रेस हुआ, तो उसका फाइनल वॉल्यूम जो है कम है ना इनिशियल से, हाँ, फाइनल कंप्रेस हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से क्या है, कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, इनिशियल ज्यादा है तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए डेल्टा वी लिखते हैं। इसलिए क्या लिखोगे, डेल्टा वी, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, कम है इनिशियल से। इसमें थोड़ा देखो कि एक उस स्पीयर को ऑल डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके पर्टिकुलर एरिया, अभी उसका एरिया कौन सा लोगे, स्पीयर का सरफेस एरिया, स्पीयर का सरफेस एरिया, या फिर क्यूब पे लगा रहे हो तो क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो यहाँ पे कभी कभी फोर्स और एरिया देने के जगह प्रेशर भी दे देते हैं, ठीक है, इतना प्रेशर हमने लगाया तो कितना, इसमें इतना चेंज इन वॉल्यूम हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम उसका इतना था, तो बल्क मॉडुलस बताओ,
तो फोर्स और एरिया देने की जगह सीधा प्रेशर दे दिया, ऑल डायरेक्शन से फोर्स है, ऑल डायरेक्शन में इतना उसके ऊपर प्रेशर गिर रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रेशर डेल्टा वी बाय क्या हो जाए E, इस तरीके से। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर स्ट्रेन क्या है, एक्स अपॉन एल। ठीक है, एक्स कौन सा, एक्स मतलब क्या कि जो ऊपर वाली लेयर है वो जिसको हमने क्या लगाया है इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स, वो वाली लेयर कितनी से शिफ्ट हुई है। यहाँ तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई एवरीवन। हाथ रेज करना है आप लोगों का, है वहां पे, यस, रिएक्ट करो। गुड। कल आते समय क्या क्या रिवाइज करके आओगे। ये सभी तो याद ही रखना है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वो देख के आना थोड़ा। उसके बाद क्वेश्चंस देख के आना, पॉइजो रेशियो करके आना। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी करके आना, बस सबसे छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, फॉर्मूला लगा के करना है, बस 3 टॉपिक कर करके आना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर करके आना, पॉइजो रेशियो करके आना, और एनर्जी, स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता आज के लेक्चर में कोई डाउट होगा, इजी था। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।